नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने पिछले पाठ में विविध प्रकार की जानकारियां हासिल की। पाठ क्रमांक 4 जलवायु, भारत और ब्राजील की जलवायु का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया। आज हम लोग जो है पाठ क्रमांक 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव में प्रमुख रूप से हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां ब्राजील तथा भारत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि भारत स्थान तथा विस्तार, प्राकृतिक संरचना, जलवायु आदि घटकों में पाए जाने वाले अंतर के कारण भारत तथा ब्राजील की प्राकृतिक वनस्पतियों में बड़े पैमाने पर विविधता पाई जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोग भारत और ब्राजील देशों के वनस्पति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग भारत तथा ब्राजील दोनों देशों में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं उसका आज हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया आप लोगों को, पाठ क्रमांक 5 प्राकृतिक वनस्पतियां व वन्यजीव, जिसमें हम लोग आज भारत और ब्राजील की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ये देखना है कि ये कौन कौन सा चित्र है। तो आपके स्क्रीन के बाएं बगल में देखिए नागफनी का है। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है कॉफी का चित्र। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं घृत कुमारी। और फिर आपकी स्क्रीन में दाहिने बगल है बबूल। और फिर नीचे जाते हैं, वहाँ देखते हैं खेजड़ी का पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर जो है हम लोग देखते हैं रामबांस। जूम करके देख लेते हैं थोड़ा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महोगनी वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पाव ब्रासील। और फिर आपको दिखाई पड़ रहा है रबर। कैसे रबर निकलती है आपको इसमें देखने से पता चल रहा है। अभी देखिए ऊपर जो आपको छाया चित्र में दर्शाई गई वनस्पतियों के नाम बताइए। तो जैसे हम लोगों ने अभी चित्र देखा और उसमें आपको जो है विविध प्रकार की वनस्पतियां दिखाई पड़ी। उदाहरण के तौर पर हमने शुरुआत में ही देखा कि नागफनी है, कॉफी है, घृत कुमारी है, बबूल है। इस प्रकार की वनस्पतियां आपको जो है दिखाई पड़ रही हैं। आगे जो है हम लोग देखते हैं खेजड़ी का, रामबांस और महोगनी, पाव ब्राजील, रबर। अर्थात आपने जो है इसके ऊपर ध्यान दिया होगा तो आपको कहीं न कहीं ये आपने इनको देखा है। तो अगला प्रश्न है कि आपने यह वनस्पतियां कहाँ देखी है। अभी आपको ये विचार करना है कि हमने ये वनस्पतियां कहाँ देखी है। इसमें से कुछ वनस्पतियों को आपने देखा होगा और उसको आप पहचानते होंगे। और जो है कुछ वनस्पतियां आपने नहीं देखी होंगी और आप नेट पे या आसपास के परिसर में कहीं पर आप जाते हैं, जिन क्षेत्रों का हम आज अध्ययन करेंगे तो आपको जो है ये दिखाई पड़ेंगी। फिर आपको वहां पर ध्यान देना है। अभी जो उपरोक्त छाया चित्र हैं इस पर हम लोगों ने चर्चा की। जो उपरोक्त छाया चित्र हैं इस पर हम लोगों ने चर्चा की, जैसे खेजड़ी, रामबास, घृत कुमारी, बबूल या कैक्टस यानी नागफनी और कॉफी
अभी जो है जिनको हमने पहचाना है या जिनको नहीं पहचाना है, उनको हम लोग भविष्य में पहचानने की कोशिश करेंगे और उनकी आज जानकारी लेंगे, इसमें से कुछ एक का। क्योंकि इनमें से जिनको हमने पहचान लिया होगा, भारतीय प्रजातियों हैं, और ऐसी जो है प्रजातियां ब्राजील में भी मिलती हैं, अर्थात उसमें समानता मिलती है। अभी जो है कुछ प्रजातियों को आप ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। तो अभी हम लोग सर्वप्रथम ये देखते हैं कि जो ब्राजील है, वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी कि ब्राजील में मिलने वाली वनस्पतियों की विविधता के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है आपके टेक्स्ट बुक में आकृति क्रमांक 5.2, जो भू आकृति प्रमुख वनस्पतियां या प्राणी है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ भारत की वनस्पतियां और ब्राजील की वनस्पतियों के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। तभी ब्राजील में जो बरसात है, वनस्पति और प्राणियों के प्रकार, तो हम लोगों ने जैसे कहा कि आज हम लोग वनस्पति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो ब्राजील में वनस्पति है और जो वहां पे बरसात होती है, उसमें भू आकृति की जो आड़ी छेद दिखाई गई है, मतलब जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 5 अक्षांश 11 मिनट उत्तर से आपको जो है 25 अक्षांश 24 मिनट दक्षिण तक, ये जो है इसको हम लोग भू आकृति की आड़ी छेद कहते हैं, यहाँ दिखाया गया है आपको। तो जो है जो ब्राजील है उसकी जो भू आकृति है, अभी जो ब्राजील की भू आकृति है, इसको जो है विस्तार से देखेंगे तो गुआना उच्च भूमि जो उत्तर में 5 अक्षांश 11 मिनट उत्तर से शुरू होता है, इसका जो है रेंज लगभग 400 किलोमीटर का है। आप यहाँ पर देखेंगे 0 मीटर से 500 मीटर, 500 मीटर से 1000 मीटर, और फिर है 2000 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बंदरगाह वगैरह पाए जाते हैं, बंदर पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है ये 0 से लेकर 400, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय वन। अभी कटिबंध क्या है, इसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में, उसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है। तो जो बीच में विषुवत रेखा गई है, तो ये ब्राजील से गई है। तो जहां पर जिस क्षेत्र से गुजरी है, वहां का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण गर्म जो है, वहां पर जो जलवायु होती है गर्म होती है। यहाँ पर बरसात होती है 1600 मिलीमीटर, और जो है तापमान लगभग है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब वहीं पर हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, तो अभी विषुवत रेखी वन है, जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पर हमने पहले देखा उष्ण कटिबंधीय वन है, वहां पर गर्म हवाएं होती हैं और जो है वहां पर गर्मी होती है। अब जो है यहाँ पे विषुवत रेखी वन है। अब विषुवत रेखी जो वन है, यहाँ पर लगभग वर्ष भर बरसात होती रहती है। ये जो है क्षेत्र है अमेजन नदी का मैदान, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये 400 से आगे जाएंगे तो 1200 किलोमीटर का रेंज है इसका, और वो है अमेजन नदी का मैदान। यहाँ पर देखेंगे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और बरसात होती है 2000 मिलीमीटर। तो जो है अभी यहाँ पर हमने देखा कि 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है और तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो अमेजन नदी का मैदान है, यहाँ पर विषुवत रेखी जो वन है, वहां पर तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस और बरसात होती है 2000 मिलीमीटर। अभी इसमें ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको प्राणियों के बारे में भी जानकारी दी गई है, लेकिन बच्चों ये प्राणियों के बारे में जानकारी आप अगले लेक्चर में, जो भूगोल का होगा 5वें चैप्टर का, उसमें आपको मैडम बताएंगी कि कौन कौन से प्राणी ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पेराग्वे पराना नदी का मैदान, आपको स्क्रीन पे देखिए, पेराग्वे पराना नदी का मैदान दिखाई पड़ रहा है, जो 2000 किलोमीटर का रेंज है। यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती जो अपने पत्ते छोड़ते हैं, यानी पतझड़ वाले, वहां पर तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस और 1500 मिलीमीटर बरसात यहाँ पर होती है। अभी बच्चों हम लोगों ने पहले ही जाना कि विविधता है। विविधता क्या है कि जैसे भू आकृति, यहाँ पर आप देखेंगे
400 किलोमीटर का जो दायरा है, उसके बाद ये जो 1200 किलोमीटर का दायरा है। तो यहाँ पर बंदर है, तो यहाँ पर समतल या मैदान है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ऊंचा नीचा भू आकृति है, यानी स्थल आकृति जो है ऊंची नीची है, तो एक समान नहीं है, विविधता है। तो आप ये देख रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर, और बरसात हो रही है 1600 मिलीमीटर। तो आप जब नीचे मैदान में आते हैं तो वहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन 2000 मिलीमीटर यहाँ बरसात होती है। यहाँ निचला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो पेराग्वे और पराना नदी का जो मैदान है वो उससे ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर 21 डिग्री तापमान है सेल्सियस, और 1500 मिलीमीटर बरसात होती है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्राजील की जो उच्च भूमि, आपकी जो भू आकृति आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, उससे ही आपको पता चल रहा है कि जो भू आकृति है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की, यानी कि कहीं पर कम जो है ऊंचाई है, तो कहीं पर ज्यादा ऊंचाई है, तो कहीं मध्यम ऊंचाई है, तो कहीं पर मैदान है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो जो ये ब्राजील की उच्च भूमि का मैदान है, जिसका रेंज है 2800 किलोमीटर, वो जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। और वहां पर जो तापमान है वो है 23 डिग्री सेल्सियस तापमान, और बरसात होती है 600 मिलीमीटर। अभी आप देखें कि हम लोग जब उत्तर से चलते हैं तो वहाँ पे 1600, जैसे ही मैदान में आते हैं 2000 मिलीमीटर। फिर आगे जब हम लोग पेराग्वे और पराना नदी के मैदान पहुंचते हैं तो जो है 1500 मिलीमीटर। और फिर जब हम बढ़ रहे हैं ब्राजील की उच्च भूमि में, तो वहां पर हमको जो है तापमान मिल रहा है कुछ भाग में 23 डिग्री सेल्सियस, और बरसात हो रही है 600 मिलीमीटर। अब जैसे ही हम लोग उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो 3600 किलोमीटर का दायरा है, यानी तटीय प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऊपर देखेंगे तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और बरसात है 1200 मिलीमीटर, जो तटीय प्रदेश। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जानकारी मिली कि जो ब्राजील में वन है वह है, एक तो उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है विषुवत रेखीय वन, तीसरा है पर्णपाती वन, और फिर चौथा है समशीतोष्ण वन। यानी प्रमुख रूप से ये ब्राजील में वन पाए जाते हैं। और वहां पर वृष्टि, वनस्पति, ये सब में चीजों में आपको विविधता दिखाई पड़ती है, और जो है वो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अभी जो है ब्राजील में भू आकृति की विविधता के कारण वहां पर बरसात में अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो बरसात में अंतर से तात्पर्य यह देखिए आप, 1600 मिलीमीटर, मैदान में 2000 मिलीमीटर, पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है वहां पर 1500 मिलीमीटर, समशीतोष्ण वन है वहां पर कुछ भागों में जो 2800 किलोमीटर का रेंज है 600 मिलीमीटर, उसके आगे जो 3600 किलोमीटर का रेंज है वहां पर जो है 1200 मिलीमीटर की बरसात होती है। अभी विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं, जो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है ब्राजील की, उसमें जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो बरसात है उनकी जो कालावधि, यानी कम और ज्यादा दिन, तो समय वो जो है मात्रा में कमी आती जाती है, जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है उससे आगे बढ़ते हैं। अभी ब्राजील की जो वनस्पतियां हैं, ब्राजील की वनस्पतियां, ब्राजील के वनों में विश्व की सर्वाधिक वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के वनों में रबड़, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष तथा ऑर्किड वनस्पति की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि जो है वहां पर ब्राजील के वनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। अब उसमें प्रमुख रूप से वन है जो रबड़ है, महोगनी है, शीशम है, ये विभिन्न प्रकार के ये वृक्ष पाए जाते हैं। और ऑर्किड जो वनस्पति है उसकी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कभी ऑर्किड आपके नहीं समझ में या नहीं आपने देखा होगा, तो हम लोग ये देखते हैं ऑर्किड, आपको दिखाई पड़ रहा है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, एक प्रजाति है उसकी ये, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्किड।
अभी जो है हम लोग ये देखते हैं कि ब्राजील में नीचे दी गई जो वनस्पतियां हैं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, वह क्षेत्र कौन सा? अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां। ये साधारण शब्दों में हम लोग समझ लें कि ब्राजील में नीचे दी गई वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, और जो वर्षा का क्षेत्र है, जो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर न ज्यादा न कम यानी मध्यम वर्षा वाले जो प्रदेश की वनस्पतियां हैं, या फिर जहाँ पर कम वर्षा होती है उस प्रदेश की वनस्पतियां का वर्गीकरण हम लोग करके यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि ब्राजील में 3 प्रकार की वनस्पतियां विशेष तौर पर पाई जाती हैं। वह है अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां। अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पति। विषुवत रेखा के समीप के प्रदेशों में वर्षा की कालावधि और मात्रा अधिक होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल अधिक। तो बच्चों ये समझ लो कि जो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है, जो उसके समीप यानी ब्राजील से आप इसके पहले हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो है विषुवत रेखा ब्राजील के यहाँ से गुजरती है, ठीक है, और जो है उसके जो समीप वाले प्रदेश हैं वहां पर जो बरसात है वो अधिक समय के लिए होती है और अधिक मात्रा में होती है। तो अधिक समय के लिए बरसात होती है, अधिक मात्रा में होती है, इसका मतलब है कि वहां की जो वनस्पतियां हैं वो ज्यादा समय तक वो जीवित रहती है। अभी आप देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम खत्म होता है और बारिश की फुहारें पड़ने लगती हैं, तो चारों तरफ धीरे धीरे हरियाली छाने लगती है। अगर जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बरसात होगी वहां पर ज्यादा से ज्यादा हरियाली होगी। तो जो विषुवत रेखा के जो समीप वाले प्रदेश हैं वहां पर ज्यादा समय के लिए बरसात होती है और ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए क्या है वहां पर वनस्पतियों का जीवन काल भी ज्यादा होता है। अभी दूसरा है कि वृक्षों का घनत्व अधिक होता है, यानी कि मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण शब्द है कि नजदीक नजदीक, गजिन शब्द कहते हैं उसको, यानी कि नजदीक नजदीक वनस्पतियां होती हैं, दूर दूर नहीं होती हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। 1 किलोमीटर के दायरे में वो जो है कितनी वनस्पतियां उसके परिप्रेक्ष्य में तो घनी होती हैं, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, और आपका चौथा है सदाबहार वर्षा वनों की विश्व के फेफड़े के रूप में पहचान। अब आपको पता है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब अधिक मात्रा में अगर वन है, वहां पर पेड़ पौधे है, तो जो है ज्यादा बरसात होती है, ज्यादा समय के लिए होती है और ज्यादा होती है, तो वहां पर हरियाली भी ज्यादा होती है, तो हरियाली से हमको जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसलिए सदाबहार जो वन है यहाँ पर उनको विश्व के फेफड़े के रूप में भी पहचान मिली है, ऐसा कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां जो हैं उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे। 4 पॉइंट कौन से हैं? विषुवत रेखा के समीप के प्रदेशों में वर्षा की कालावधि और मात्रा अधिक होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल अधिक। दूसरा है वृक्षों का घनत्व अधिक होता है यहाँ। तीसरा है सदाबहार वन। चौथा है सदाबहार वर्षा वनों की विश्व के फेफड़े के रूप में पहचान। अभी हम लोग देखते हैं ब्राजील के मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पति, यानी कि जहां पर ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम वर्षा होती है वहां की वनस्पतियां। तो वर्षा की मात्रा या कालावधि कम होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल कम। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में ज्यादा मात्रा होती है, ज्यादा कालावधि होती है वर्षा की, इसलिए जो है वनस्पतियों का जीवन अधिक होता है। और यहाँ पर क्या है कि कम वर्षा होती है और वनस्पतियों का जीवन काल कम होता है, और वृक्षों का घनत्व भी कम होता है, यानी कि एकदम नजदीक, एकदम घने नहीं होते हैं, थोड़ा विरल होते हैं। यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सदाबहार वन हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर जो है आधी हरियाली रहती है, आधी जगहों पर कम हरियाली रहती है। अभी हम लोग जो है तीसरे पाएंगे कि कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां।
अब कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां जो है, वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घासें, झाड़ियां, कटीली तथा शुष्क वनस्पतियां। शुष्क वनस्पतियां मतलब सूखी वनस्पतियां मिलती हैं। तो जहां पर कम बरसात होती है वहां पर क्या होता है कि वनों के स्थान पर घासें मिलती हैं, छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं, कटीले जो है पेड़ पौधे मिलते हैं। तो जो है कम वर्षा वाला जो प्रदेश है, अभी इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपको 600 मिलीमीटर वाला जो समशीतोष्ण वन है, यहाँ पर देखो आपको जो है कम वर्षा होती है, 600 मिलीमीटर ही होती है। ऐसी जगहों पर वनस्पतियां मिलती हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत की जो वनस्पतियां हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने इस पाठ में पहले ब्राजील की वनस्पतियों की जानकारी हम लोगों ने हासिल की है। अब उसकी तुलना में हम लोग जो है भारत की जो वनस्पतियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने किन किन वनस्पतियों की चर्चा की ब्राजील की। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। वन के प्रकार कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन, विषुवत-रेखीय वन, पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन, ये जो है पाए जाते हैं। और वहां पर उष्ण घास वाले प्रदेश भी हैं, दलदल के प्रदेश भी हैं, और जो है समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश भी पाए जाते हैं। और वहां पर विभिन्न प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम लोगों ने भू आकृति की विविधता को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख कारण है जिस वजह से यहाँ पे विविधता पाई जाती है ब्राजील में, अभी उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे कि भाई भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक मानचित्र है भारत का, भारत प्रमुख वन प्रकार। तो भारत प्रमुख वन प्रकार जो है आ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो आपको मानचित्र देखने के लिए जरूरी है कि आप सूची पर जाएं। तो आप सूची पर गए, आपको सूची पे दिखाई पड़ रहा है, कलर है 1 2 3 4 5 कलर है। यहाँ पर नीचे किलोमीटर दिया गया है, 0 200 400 600। और आपको सूची में दिखाया गया है कि सदाबहार वन। अभी सदाबहार वन का जो कलर है आप देख रहे हैं, डार्क कलर आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ पर उत्तर की तरफ जाएंगे आप, जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां से आप ऐसे ऐसे जैसे उत्तर और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ संपूर्ण जो असम वगैरह है यहाँ तक आप देख रहे हैं। और फिर जो मध्य भारत में जो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाला कलर जो डार्क कलर है ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। और फिर आपको ये कलर जो है आपको यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, यानी कि यहाँ महाराष्ट्र गुजरात के नीचे से महाराष्ट्र और यहाँ केरल तक आप ये देख रहे हैं, यानी इसको हम लोग कहेंगे सदाबहार वन। अब जो दूसरा है वो है पर्णपाती वन। अभी पर्णपाती वन को आप देखेंगे कि हल्का जो है ग्रीन कलर है। पतझड़ के वन भी इसको हम लोग कहते हैं, पतझड़ के वन। अभी ये देखिए, इसका दायरा सबसे ज्यादा बड़ा है। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं बच्चों कि सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र किस चीज से व्याप्त है, अभी आपको पूछा भी जाएगा। हाँ, तो ये देखो कि सबसे ज्यादा क्षेत्र इससे व्याप्त है, वह है पर्णपाती वन। अभी आप देखिए कि कटीले वन, अभी आपको उष्ण दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए उष्ण रेगिस्तान। यहाँ पर जो है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, कटीले जो है वन पाए जाते हैं, झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। अभी जो है हिमालय के वन, उसको हम लोग देखेंगे। हिमालय के वन का ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है ठंडा रेगिस्तान लिखा हुआ है, उसके जो नीचे कलर है उसी प्रकार कलर आप देखेंगे यहाँ उष्ण रेगिस्तान के पास, यहाँ पर भी आपको कलर दिखाई पड़ रहा है। यह है हिमालय के वन। और फिर है समुद्र तट के वन। तो आपको समुद्र तट के वन आपको यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है, देखो जहाँ पर ये न्यू मूर द्वीप लिखा है वहां पर, मतलब ये देखिए। फिर आप उड़ीसा के किनारे आएंगे, आंध्र प्रदेश आगे जो है,
तमिलनाडु, आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा आपको एक कलर दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद यहाँ जाएंगे तो आपको गुजरात में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि समुद्र तट के वन। तो आपको सूची को पढ़ना आना जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि सूची का मैंने दिशा वाइज बताया था, आपको तीर का निशान बना हुआ है, ऊपर यन लिखा हुआ है यानी नॉर्थ, उसके अपोजिट साइड में साउथ, और आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन में देखेंगे तो वेस्ट, और जो है राइट साइड में ईस्ट। अभी हम लोग जो है देखते हैं कुछ प्रश्न इसमें से। तो प्रश्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर है कि भारत की वनस्पतियां आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? हिमाच्छादित का मतलब है बर्फ से ढका हुआ। ऐसे प्रदेश जहाँ पर ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंडी बर्फ पड़ती है, वहां पर कौन से प्रमुख रूप से वन पाए जाते हैं? तो अगर हम लोग इसको देखें तो आप जब ऊपर जाते हैं नॉर्थ में तो आपको यहाँ पर देखो सदाबहार हरित वन भी मिल रहे हैं, और पर्णपाती वाला भी कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, हल्का नीला ऊपर आप देखेंगे। और जैसे जैसे उत्तर से आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा है कटीली झाड़ियों के वन भी, यहाँ पर कटीली झाड़ियां भी यहाँ पर मिलती हैं। तो आपका जो है जो पहला प्रश्न है कि हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर हुआ सदा हरित वन या सदाबहार वन, पर्णपाती और कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। तीन चीजें। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि प्रमुख रूप से वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं? प्रमुख रूप से, तो जो है प्रमुख रूप से वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती है, एक जो है प्रश्न बनता है। प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं? यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, मुख्य रूप से यानी प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं? तो जो है इसका उत्तर है पूर्व जो है किनार पट्टी तटवर्ती क्षेत्र। अभी आप देखिए प्रमुख रूप से, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है समुद्र तट के वन जो है, यही पूछ रहा है आपको, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नूर नूरदीप जो लिखा हुआ है, वहां से आप उड़ीसा आएंगे, कर्नाटक आंध्र प्रदेश आएंगे, तो उसके बाद नीचे जो है आप तमिलनाडु, यहाँ का इस भाग को हम लोग बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। तो जो है यहाँ पर पूर्व किनारा जो है पूर्व तटीय क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। अभी अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है? तो यहाँ पर है कि भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है? भूभाग किन, इन की बजाय किन शब्द है, भारत का अधिकांश भूभाग, इन के बजाय वहां पर किन शब्द है, छूट गया है, वनों से व्याप्त है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कौन से वनों से व्याप्त है, ज्यादातर भाग जो भारत का है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि अधिकांश भाग जो दूसरा वाला है पर्णपाती पतझड़ के जो वन है, यानी जो ग्रीन है आपको दिखाई पड़ रहा है हल्का ग्रीन, वो आपके भारत में उत्तर में भी है, उत्तर पूर्व में भी है, उत्तर पश्चिम के भी भाग में है, जो आपका राजस्थान का भाग है कुछ, और थोड़ा सा गुजरात, फिर उसके बाद जो है थोड़ा जो तटीय पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्व की तरफ देखेंगे, और नीचे जाएंगे तो कर्नाटक में भी है थोड़ा, तो मध्य भारत में है। तो ज्यादातर जो है वन वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में, और जड़ के वन पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? अभी जो है कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं?
अब कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे कि आपको कटीले वन का जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जो डार्क ब्लू और हल्का जो सॉरी ग्रीन है, डार्क ग्रीन और हल्का जो ग्रीन है, उसके बाद जो तीसरा कलर है यह है कटीले वन। तो वो जो है आपको कहाँ मिलते हैं? तो आप उसको देखेंगे कि जो राजस्थान है और कुछ प्रायद्वीप जो भाग है वहां पर ये वन पाए जाते हैं, कटीली झाड़ी वाले वन। यानी बरसात यहाँ पर कम होती है। तो जहां पर बरसात कम होगी वहां पर इस प्रकार के वृक्ष या वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, कुछ प्रश्न थे, 4 प्रश्न थे जिसका उत्तर हम लोगों ने प्राप्त किया। हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सदा हरित वन पाए जाते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं और कटीली झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। अब प्रमुख रूप से वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं? इसका भी उत्तर हम लोगों ने जो है पूर्व किनारवर्ती जो क्षेत्र है उसके उसका उत्तर हम लोगों ने ज्ञात किया। अभी भारत का अधिकांश भूभाग इन वनों से व्याप्त है। मतलब किन वनों से व्याप्त है? तो किन वनों से व्याप्त है? तो पर्णपाती वन से व्याप्त है। उसके बाद हम लोगों ने कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने देखा कि जो राजस्थान का उष्ण मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है वहां पर इस वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीप भाग जो है वहां पर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग भारत में वनों के निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने पांचों देखा: सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समुद्र तट के वन, हिमालय के वन। अभी इसको थोड़ा हम लोग विस्तार में जानते हैं, वनों के प्रकार। तो सदाबहार वन, इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रश्न के माध्यम से भारत के प्रमुख वन के प्रकार को देखा कि उसकी व्याप्ति कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ। अभी देखेंगे कि जो वनों के प्रकार में सदाबहार वन है, ये इस वन क्षेत्र का स्थान क्या है? तो सदाबहार वन वन क्षेत्र का स्थान 2000 मीटर से अधिक औसत वर्षा तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश वाले प्रदेश। जहां पर 2000 मीटर से अधिक औसत वर्षा होती है तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलता है, ऐसी जगह पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अभी ये अगला है, वनों के वृक्षों की विशेषताएं क्या है? इस प्रकार के जो वन होते हैं सदाबहार वन, उन वनों की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है कि वृक्षों की पत्तियां चौड़ी तथा गहरी हरी, पत्तियां चौड़ी होती हैं जो सदाबहार वन होते हैं, और गहरी हरी होती है, हरियाली होती है क्योंकि बरसात यहाँ पर ज्यादा होती है। और वृक्षों की लकड़ी मजबूत, भारी तथा टिकाऊ। लकड़ी मजबूत होती है, भारी होती है और टिकाऊ होती है, ज्यादा दिन तक चलती है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर ज्यादा प्रकार के पेड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह, पौधे वगैरह पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ये सभी जो है उसमें विविधता होती है। अब वनों के वृक्ष कौन से, यानी यहाँ पर सदाबहार वन में कौन कौन से प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वृक्ष कौन से हैं जो सदाबहार जहां वन होते हैं, कौन से वृक्ष मिलते हैं? महोगनी का वृक्ष है, शीशम का है, रबड़ का है। तो आप अभी जो है यहाँ पर देखेंगे, कुछ जो है आप लोगों ने देखा यहाँ पर महोगनी, ये देखिए महोगनी के जो है वृक्ष मिलते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ता है महोगनी। ठीक है, अभी जो है आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रबड़, रबड़ का भी आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए कैसे रबड़ निकालते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। आपको ध्यान में रखना है, सदाबहार वन
में कौन से वृक्ष है? महोगनी, शीशम, रबड़, ये सब मिलते हैं। अभी दूसरा है पर्णपाती। अभी दूसरा क्या है? पर्णपाती, पतझड़ वाले वन। अभी वहां पर जहां पर 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले प्रदेश हैं। ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं ताकि वाष्पीभवन द्वारा पानी की कमी ना हो। क्या है? वाष्पीभवन होगा तो उनसे पानी जो है ये कर लेंगे, खींच लेंगे। तो जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है, वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ बोलते हैं उसको। और वो जो है इसलिए झड़ जाती हैं कि जो उसका बाष्पीभवन द्वारा पानी की कमी ना हो। अब ये जो है पतझड़ वाले जो वन है, वहां पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं प्रमुख रूप से? तो उसमें है सागौन का पेड़, बड़ा नामी गिरामी पेड़ है, सब लोग ज्यादातर जानते हैं। और बांस का पेड़, बरगद है, सभी लोग जानते हैं। पीपल है, इसको भी सब लोग जानते हैं, पीपल बाबा, बरगद बाबा। बांस है, बांस का बड़ा गांव में उपयोग होता है और हर एक जगह दिखाई पड़ता है। और सागवान का पेड़ भी काफी कॉमर्शियल होता है, यानी महंगी इसकी लकड़ी होती है और मजबूत लकड़ी होती है। तो पर्णपाती वन में 1000 मिलीमीटर 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की पत्तियां गिर जाती हैं ताकि वाष्पीभवन द्वारा पानी की कमी ना हो। और पेड़ हैं वो सागौन, बांस, बरगद, पीपल आदि। आगे हम लोग बढ़ते हैं कटीली झाड़ियों के वन। तो कटीली झाड़ियों के जो वन है, दीर्घ काल तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ज्यादा समय तक क्या होता है? सूखी ग्रीष्म ऋतु होती है गर्मी की। और 500 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेश। तो कम जो जहां पर 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और जहां पर लंबे समय तक क्या होता है? सूखा मौसम रहता है, वहां पर कौन सी झाड़ियां पाई जाती हैं या कौन से वन पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों की पत्तियां आकार में छोटी होती हैं, एकदम छोटी छोटी, नन्ही नन्ही। अब वो कौन से पेड़ हैं या पौधे हैं? खैर है, बबूल है, खेजड़ी है, घृत कुमारी है, रामबांस है। तो इसको हम लोग जरा एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। अब देखिए, खेजड़ी का, इसकी पत्तियां जो है वो छोटी छोटी हैं। आप देखेंगे पत्तियां बड़ी बड़ी नहीं है। सदाबहार जो वन होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ज्यादा हरी होती हैं। और आप देखिए रामबांस, आपने खेजड़ी भी देखी, कैक्टस भी आप लोगों ने देखा है। अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। खैर का वृक्ष देख लीजिए, यहाँ पे आपको खैर का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो खैर, बबूल, खेजड़ी, घृत कुमारी, रामबास, आपको आपने चित्र के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा और उसको पहचानने की कोशिश की। अभी ये समुद्र तट के वन, समुद्र तट से सटे दलदली प्रदेश में क्षार युक्त मृदा तथा आर्द्र जलवायु वाली झाड़ियों और लगूनों के। अभी वनस्पतियों की, जो यहाँ की वनस्पतियां होती हैं, उनकी लकड़ियां तैली होती हैं, हल्की और टिकाऊ होती हैं, उसमें तेल की मात्रा होती है। और ये जो है सुंदरी के जो वन है अथवा गरान के जो वन है, आप मैंग्रोव जो आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे है, मुंबई में भी मैंग्रोव है। तो वो क्या करते हैं मैंग्रोव की, वो जो समुद्र का पानी है, तट, उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। पेड़ों व झाड़ियों का एक समूह है, जिसको हम लोग मैंग्रोव बोलते हैं, जो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। यह तटों की स्थिरता प्रदान करते हैं और बहुत सारे मछली, प्राणी तथा पक्षियों को अधिवास तथा संरक्षण देते हैं। ये आपने देखा। लगून क्या है? किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर
बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र। जैसे उड़ीसा में चिल्का झील है, कोलेरू में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। तो आपको बता देते हैं कि ये लैगून क्या है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध रोधिका भित्त, जैसे भित्त नुमा तैयार कर देता है, द्वारा सागर से अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है। इसका निर्माण अधिकांशतः अपतट रोधिका रोध प्रवाल भित्ति अथवा प्रवाल वलय द्वारा तटवर्ती जल को मुख्य सागर से पृथक कर देने से होता है। पृथक कर देने से मतलब है अलग कर देने से होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हिमालय के वन, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में, यानी जो हिमालय पर्वत है वहां की जो श्रेणियों में मिश्र वनों में साल के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल एक वृक्ष है, पेड़ है, जो वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि जो एक तो जो हिमालय के वन है, अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश में मौसमी फल फूल वाले वन है, जहाँ अधिक ऊंचाई है हिमालय में। मध्यम ऊंचाई जो हिमालय की, वहां पर सनोबर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी वृक्षों के वन पाए जाते हैं। और तलहटी में मिश्र वन यानी मिश्रित वन। तो सनोबर क्या है? कोणधारी या शंकुधारी वृक्षों की एक किस्म है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 260 फीट होती है और हिमालय के क्षेत्र में ये पेड़ मिलते हैं, इसको हम लोग सनोबर कहते हैं। तो इस तरह से जो वन के प्रकार है, अभी आपको सुंदरी वृक्ष दिखाए कि जो ये मैंग्रोव हम लोग ने कहा, ये जो बंगाल की जो खाड़ी है और जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, वहाँ का जो क्षेत्र है सुंदर वन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसको सुंदर वन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ब्राजील की वनस्पतियों के बारे में जानकारी हासिल की और भारत की जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। तो भारत की सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समुद्र तट के वन, हिमालय के वन, इस तरह हम लोगों ने 5 प्रकार देखे। और उसी प्रकार से जो ब्राजील का है, ब्राजील के बारे में भी हम लोगों ने वहाँ के जो वनों के प्रकार है उसकी भी जानकारी हासिल की, जैसे विषुवत रेखी वन, उष्ण घाट वाले प्रदेश, दलदली प्रदेश, उष्ण पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समशीतोष्ण जो प्रदेश हैं। तो हम लोग प्रमुख रूप से जो ब्राजील के वन है वह उष्णकटिबंधीय वन, विषुवत रेखी वन, पर्णपाती वन और समशीतोष्ण वन, 4 प्रकार के वन हम लोगों ने देखे। सर 3 मिनट बाकी है सर। हाँ संजय सर 3 मिनट बाकी है। क्वेश्चन आंसर में फिनिश सर, ऑलमोस्ट फिनिश। बच्चों जिसको कुछ पूछना है हाथ उठाओ। हाँ हाँ बोलिए सर। एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ सर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ब्राजील और भारत की वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है, जो बरसात में विविधता पाई जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी तुलनात्मक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया है और उसके अंतर को आप आई होप अच्छी तरह से समझे होंगे। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है, प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अभिजीत ठाकुर पूछो। सर्वाधिक वनस्पति मतलब? हेलो। हाँ, सर्वाधिक वनस्पति मतलब? कौन सी वनस्पति? सर्वाधिक। हाँ। अरे सबसे ज्यादा बेटा, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा। अतुल शर्मा पूछो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो आकृति का जो था ना सर, वो तीसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को। कौन सा बेटा? वो आकृति में था ना जो सब वो इंडिया का भारत वाले, भारत वाले में। हाँ भारत वाले में। हाँ भारत वाले में ना, ये तीसरा हाँ ये तीसरा प्रश्न नहीं सर। हेलो। हाँ सर आपने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों? क्या चीज? ऐसा क्यों मतलब इसमें जो लिखा है ना, ऐसा क्यों आपने खाली इधर। हाँ नहीं, देखो जो आपको वो चौथा प्रश्न है, कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं और क्यों, है ना? हाँ नहीं, ये तीसरे में का। भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है ना?
हाँ, तो और ऐसा क्यों? हाँ, हम लोगों ने उत्तर ये प्राप्त किया कि जो है पर्णपाती वन है ना। हाँ और सर। क्यों क्यों है, बराबर है। हाँ तो जो बरसात है, हम लोगों ने देखा कि पर्णपाती वन क्या है। पर्णपाती वन को आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखिए, देखो पर्णपाती वन 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले प्रदेश, ठीक है। तो ये जो अपना भारत का जो अधिकांश भाग है वो 1000 से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाला प्रदेश है, समझे बेटा। तो जहां पर 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच में बरसात होती है, वहां पर जो पर्णपाती वाले वन उगते हैं। तो ज्यादातर क्षेत्र है 1000 से 2000, और जो 2000 से अधिक है या 2000 के ऊपर है, वहां पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत को ज्यादातर जो क्षेत्र है 1000 से 2000 मिलीमीटर के यस बीच सर। वाला प्रदेश है, इसलिए वहां पर पर्णपाती वन ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों, मतलब थैंक यू इसलिए। सर। ओके ओके, अच्छा प्रश्न किया आपने, थैंक यू। और कोई? और किसको पूछना है बेटा, हाथ उठाओ। अभिषेक कुमार, पूछना है कुछ, बोलो। माइक चालू करो अभिषेक कुमार। ठीक है सर, समय समय समाप्त हो गया सर। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी सर। धन्यवाद सर।